This call is now being recorded. A partial part of nucleic acid. In that we have seen purines and pyrimidines or nitrogenous bases. To give you a quick recap, uh, nucleic acid is formed by various nucleotide. Nucleotides are formed by phosphate group and nucleosides. Nucleosides are formed by pentose sugar and nitrogenous base. तो जैसे हमने प्रोटीन पढ़ने के लिए अमीनो एसिड्स पढ़ा, उसका लोअर यूनिट, कार्बोहाइड्रेट पढ़ने के लिए हमने उसका लोअर यूनिट मोनोसेकेराइड्स पढ़े, वैसे ही हम इसमें इसका लोअर यूनिट पेंटोस शुगर और नाइट्रोजीनियस बेसिस पढ़े, आरएनए डीएनए। ओके, नाउ नाइट्रोजीनियस बेसिस में प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन में इट कंटेन्स टू रिंग 1 to 5 membered and other 6 membered. Pyrimidine it contains 6 membered ring. ओके, प्यूरिन में दो रिंग्स होते हैं, इंडोल एंड पैरिमिडिन। पैरिमिडिन में सिर्फ पैरिमिडिन। पैरिमिडिन का एग्जांपल है साइटोसिन, यूरैसिल एंड थायमिन। एंड पायरिमिडिन का एग्जांपल है एडिनाइन एंड गुआनोसाइन। चार गॉफ रूल्स के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। नाउ वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए विल स्टार्ट। नाउ इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। व्हाट वाटसन एंड एक्सरे हैज सीन, उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया, उसके स्ट्रक्चर्स का बेसिकली उन्होंने एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया डीएनए का। तो नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस मेथड से, तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड। कौन से मेथड? एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड। हाउ दे हैव प्रूव? एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड। ओके, नाउ इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। उन्होंने क्या अपने प्रपोजल्स रखे? इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। दोनों भी स्ट्रैंड्स जो है वो एंटी पैरेलल हैं। एक एक का अगर 5 डैश ए साइड में है तो एक का 5 डैश बी साइड में होगा। नाउ द बैकबोन ऑफ डीएनए इज फाउंड बाय शुगर एंड फॉस्फेट। उन्होंने बोला जो बेसिक स्ट्रक्चर का बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड से बना है या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बना है। द 5 डैश एंड हैज फ्री फॉस्फेट ग्रुप। 5 डैश एंड पे हमेशा एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, whereas 3 dash end has third carbon's OH group as free. ओके, 3 डैश एंड पे थर्ड कार्बन का OH ग्रुप फ्री रहेगा और 5 डैश एंड पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। OH ग्रुप 5 डैश पे एंड 3 डैश पे, सॉरी, फॉस्फेट ग्रुप 5 डैश पे, 3 डैश पे OH ग्रुप। तो कुछ बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर बन के आया। अब ये ग्रीन वाला पार्ट जो देख सकते हो, इसको हम बैकबोन बोलते हैं या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बोलते हैं। ये किसके थ्रू बना है? जो पेंटोस शुगर है उसके बीच में और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के अरेंजमेंट से बना है। तो आप देख सकते हैं ये रहा फॉस्फेट, और इसने ROR या ईस्टर बॉन्ड बनाया है विद दिस शुगर 1 and 2। तो शुगर फॉस्फेट ऐसा कंटिन्यूएशन में है। ये शुगर फॉस्फेट शुगर, फिर से यहाँ पे एक फॉस्फेट, फिर से यहाँ पे एक शुगर। तो ये कंटिन्यूएशन में है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। ओके, नाउ उन्होंने देखा जो शुगर ग्रुप है उसके फर्स्ट कार्बन के साइड पे नाइट्रोजनियस बेसिस लगे हैं। ओके, नाइट्रोजनियस बेसिस में एक साइड प्यूरिन लगा है, उसके ऑपोजिट साइड पैरिमिडिन लगा है। नाउ सबसे पहले अगर इस चेन का 5 डैश एंड यहाँ है तो ऑपोजिट वाले का 5 डैश एंड उसके ऑपोजिट साइड है। देखो, एक 5 डैश यहाँ है, एक यहाँ है, 3 डैश यहाँ है, एक यहाँ। इसका मतलब एंटी पैरेलल चेन है। तो एक का डायरेक्शन डीएनए का ऐसा है, दूसरे का ऐसा है। दिस इज एंटी पैरेलल साइन। ओके, नाउ ये जो बॉन्ड है, यहाँ कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं? ये एक हो गया, दिस वन इज सेकंड,
एंड दिस वन इज थर्ड। टोटल 3 टाइप के डिफरेंट बॉन्ड्स दिख रहे हैं। ये 3 बॉन्ड्स आपको नीट में पूछे जाते हैं कि किसके किसके बीच में क्या क्या बॉन्ड्स हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज, पहले तो बॉन्ड के नाम पता होने चाहिए। तो यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है थर्ड नंबर का, उसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाई ईस्टर, क्योंकि ये 2 ईस्टर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इस दो से, एक इसके साथ एक इसके साथ। तो थर्ड वाला जो इसमें मैंने बॉन्ड दिखाया है, वो बॉन्ड फॉस्फेट फॉर्म कर रहा है ईस्टर के साथ, शुगर के साथ ईस्टर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सेकंड वाला जो है वो है शुगर के साथ नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है, दिस वन सेकंड वन। एंड ये जो है, ये कौन सा बॉन्ड है, दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जीबी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एस्टर बॉन्ड भी लिखा है। और ये जो दो नाइट्रोजीनियस बेस है, चाहे ए हो या टी या जी हो या सी, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पे ये भी लिखा है एच एच बॉन्ड। तो 3 टाइप के बेसिकली बॉन्ड्स इसमें दिखेंगे। ओके, तो तीनों बॉन्ड्स को मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद डीएनए के एक टर्न पे, ये आपको ऐसा एक टर्न दिख रहा है, इसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं, इसको बीटा डीएनए भी बोलते हैं। और ये टोटल 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो हर बेसिस का जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर 10 34 से बने हैं तो डिवाइड कर दोगे तो एक के बीच का गैप कितना आ जाएगा, 3.4। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 3.4 एंगस्ट्रॉम में उसका एक बेस अरेंज है और टोटल 10 बेसेस होते हैं। फाइन। तो ये डीएनए का डाइफ्रैक्शन मेथड से कंक्लूजन्स आए थे, आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो मूविंग फर्दर, देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट दिया है। फॉस्फेट जो है शुगर से अटैच है, फॉस्फोइस्टर। शुगर जो है नाइट्रोजीनियस बेस से अटैच है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड नाइट्रोजीनियस बेस दूसरे नाइट्रोजीनियस बेस से अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से यहाँ पे नाइट्रोजीनियस और शुगर के बीच में अगेन ग्लाइकोसिडिक, एंड शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में अगेन फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, पी शुगर, दोनों के बीच में फॉस्फोएस्टर, शुगर एंड नाइट्रोजीनियस बेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नाइट्रोजीनियस एंड नाइट्रोजीनियस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ठीक है, डन। नाउ वी विल टॉक अबाउट आरएनए। आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर एक्सेप्ट इन फ्यू स्पीशीज। कुछ स्पीशीज में डबल भी होते हैं। तो ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है एक्सेप्ट इन फ्यू स्पीशीज। Does not follow Chargaff's rule. Does not follow Chargaff's rule. 3 types of RNA is there: mRNA, tRNA, and rRNA. mRNA, tRNA, and rRNA. mRNA is called messenger RNA, and it is 5% of total RNA. RNA का 5% is mRNA. Used in translation, किसमें काम आता है, ट्रांसलेशन में। tRNA ट्रांसफर और सॉल्युबल RNA, 10 to 15% of total RNA is tRNA, and rRNA is ribosomal RNA. 80% of total RNA is rRNA. It is responsible for protein synthesis. Okay, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा आरएनए रिस्पॉन्सिबल है, rRNA। ओके, तो 3 टाइप के हैं, tRNA, mRNA एंड rRNA। उसमें से ये 5% है, tRNA 10 to 15% है, and rRNA 80% है। So that's how we have completed nucleic acid. Now we'll be moving towards enzymes. Enzymes are the second most uh, dry part of this chapter. You know, enzymes are far more important at the same time. बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसे नीट में, ये अलग से एक चैप्टर भी आप बोल सकते हो। तो अब तक हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े, अब हम एक कैटलिस्ट की बात करेंगे, एंजाइम।
Now enzymes are biocatalyst, bio मतलब क्योंकि वो लोग लिविंग रिएक्शन को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, तो दे आर बायोकैटलिस्ट। मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, हमने डिस्कस किया था टर्शरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बहुत सारे स्टेबलाइजिंग बॉन्ड्स हैं, पॉकेट्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। नाउ मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, वो भी 3 डिग्री, एंड 1% एंजाइम्स में न्यूक्लिक या न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं। नेवर लिपिड कैन बी एंजाइम, नेवर ए कार्बोहाइड्रेट कैन बी एंजाइम। अगर कोई लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम है, मान लो लाइपेस, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट जैसे मेल्टोस एक शुगर है, डायसैकेराइड्स है, उसको अगर हमें ब्रेक करना है तो मेल्टेस नाम का एंजाइम लगेगा। एंजाइम के एंड में हमेशा ASE लगा रहता है। तो जो एंजाइम ग्रुप है मेल्टेस, हमेशा जो मेल्टेस है उसका नेचर प्रोटीन रहेगा। तो 99% सारे एंजाइम्स प्रोटीन ही नेचर के होते हैं, वो चाहे लिपिड को तोड़ने में काम करे, चाहे प्रोटीन, चाहे न्यूक्लिक एसिड। सिर्फ 1% न्यूक्लिक एसिड है, जैसे RNAs है, DNAs है, राइबोजाइम है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है न्यूक्लिक एसिड के। तो 1% न्यूक्लिक एसिड है और बाकी सारे प्रोटीनिशियस हैं। तो फंक्शन क्या है एंजाइम्स का? दे फास्टन द रेट ऑफ रिएक्शन, RXN इज रिएक्शन। दे फास्टन द रेट ऑफ रिएक्शन, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। वो रिएक्शन में इन्वॉल्व प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए होते हैं। नाउ हाउ एंजाइम्स वर्क? So basically how enzymes work is, enzymes functions by altering the changes in substrate. एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के अंदर चेंज लाते हैं। ना व्हाट इज सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट इज बेसिकली द रिएक्टेंट। मान लो मेरे पास सोडियम है प्लस क्लोरीन है, और उससे मैंने प्रोडक्ट बनाया NaCl, तो दिस इज सबस्ट्रेट। ये दोनों भी सबस्ट्रेट हैं और ये क्या है? प्रोडक्ट है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट इज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज द एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ओके, मूविंग फर्दर, हाउ डस एंजाइम वर्क में इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है? Now what they do is they lower the activation energy. Now what is activation energy? We will study that. But how they function? They basically lowers the activation energy or transition state is attained early. या तो वो लोग एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट जल्दी आ जाता है। ओके, दिस इज हाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम वर्क्स। डिटेल में बात करें तो इस ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे। तो मान लो ये कोई सबस्ट्रेट है, आपको दिख रहा है, दिस इज सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट जो है वो खुद, कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है। जैसे मैं आपका एग्जांपल दूं, मान लो यहाँ पे कोई एग्जांपल है XYZ, और सलमान खान का एग्जांपल ले लेते हैं। अब सलमान खान पहले यंग था 90s से लेकर 2010 तक। अब ऑल्दो वो बहुत सारे पैसे खर्च करता है अपने चेहरे पे, बट उसकी बॉडी की जो एज है वो वी कैन फाइंड आउट, हम उसको 18 years old नहीं बोल पाएंगे। तो जो सबस्ट्रेट है, मान लो यहाँ पे सलमान खान, उसको एजिंग या बुढ़ा नहीं होना है, बट जो उसके मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं सेल्स के, वो तो हो ही रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट है ये नहीं चाहता ये प्रोडक्ट बने। तो सलमान खान प्रोडक्ट जो है वो बुढ़ा, तो उसको वो नहीं होना है। ही इज ट्राइंग ऑल हिज एफर्ट्स, पर धीरे धीरे रिएक्शन आगे बढ़ रही है। दिस इज रिएक्शन, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। बॉडी धीरे धीरे एज की तरफ जा रही है क्योंकि टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक टाइम आएगा, मान लो 70s या 60 सलमान खान के लिए, कि ही विल एक्सेप्ट नाउ ही इज ओल्ड। जिस टाइम वो एक्सेप्ट कर लिया, वहां से वो प्रोडक्ट, अब वो फिर से पीछे नहीं जा सकता कि वो छोटा बच्चा बन जाए। तो रिएक्शन हमेशा आगे की तरफ जाती है। तो ये रिएक्शन जो है, अब नाउ दिस स्टेट, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये सबसे अनस्टेबल है। अब वो फिर अपने बुढ़ापे को एक्सेप्ट कर लेगा और एक दिन टैम बोल जाएगा, मतलब डेथ हो जाएगी। और
वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी यही है, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनना चाहता है, बट रिएक्शन उसके अंदर होती रहती है, जिसकी वजह से वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है जो बहुत अनस्टेबल है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। और ये कितने होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही, मान लो यहाँ पे 4-5 ट्रांजिशन स्टेट भी आ सकते हैं। इसको बोल सकते हैं मल्टीपल अनस्टेबल स्टेट। ओके, ट्रांजिशन स्टेट को हम बोलते हैं मल्टीपल अनस्टेबल स्टेट। नाउ रिएक्शन, ये तो रिएक्शन था विदाउट एंजाइम, कि उसको पहले बनाना पड़ा अनस्टेबल स्टेट तक, फिर जाके वो प्रोडक्ट बना। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ी, तब जाके वो ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस किया। इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब अगर एंजाइम होगा तो सबस्ट्रेट जो है तुरंत ही विदाउट कोई आनाकानी किए ट्रांजिशन स्टेट पे जल्दी से पहुंच जाता है। एक बार ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचा तो वहां से प्रोडक्ट बनाना काफी इजी हो जाता है। नाउ हमने यहाँ पे इसके जो भाव खाने वाला पीरियड था ट्रांजिशन स्टेट, वो कम कर दिया, या इन शॉर्ट तुम बोल सकते हो हमने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। देखो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी उसको चाहिए प्रोडक्ट में जाने की, इसको इतनी चाहिए। तो ये जो इतना डिफरेंस है, यही आपका टाइम पीरियड को कम कर देगा। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जैसे रिएक्शन एंजाइम के वजह से ट्रांजिशन स्टेट जल्दी अटेंड करता है और वो प्रोडक्ट बनाता है। नाउ कैसे बॉन्डिंग होती है, सबस्ट्रेट पहले एंजाइम को मिलता है और एक रिवर्सिबल सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऐसा एरो दिया है, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स what it represents that reaction can be in both state। अगर हम यहाँ पे इनहिबिटर यूज करें तो रिएक्शन पीछे भी आ सकती है, दोनों बॉन्ड नहीं करेंगे, और अगर हमने कुछ नहीं यूज किया तो दोनों बॉन्ड कर जाएंगे। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या बना लेगा, substrate enzyme complex। Now that substrate enzyme complex will leads to formation of एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, एंड लास्ट में एंजाइम अलग हो जाएगा प्रोडक्ट से, एंड दो बोथ विल बी सेपरेटेड आउट। और फिर एंजाइम जाके फिर से किसी नए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक एंजाइम के पास सबस्ट्रेट है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम इसमें से देखेंगे कुछ फैक्टर्स हैं जो एंजाइम को अफेक्ट करते हैं। Factors affecting enzyme activity. There are four factors which affect the enzyme activity. पहला है temperature, second है pH, थर्ड है substrate concentration, and फोर्थ है inhibitors। Okay, temperature, pH, substrate concentration and inhibitors। Now सबसे पहला फैक्टर हम देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो एंजाइम को कैसे अफेक्ट करता है हमें ये देखना है। तो इसका एक ग्राफ दिया गया है, और वो जो ग्राफ है वो इन्वर्टेड बेल शेप या तो इन्वर्टेड यू शेप का होता है। ओके, वो टेम्परेचर में हमें 3 पॉइंट दिखाता है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट। नाउ इनिशियली जो पहला पॉइंट है उसको हमने इनएक्टिवेशन बोला है, मतलब एक फिक्स टाइम पे एंजाइम जो है एक फिक्स टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाएगा, दैट इज एंजाइम जो है अपना एक्शन नहीं कर पाएगा, तो हम उसको इनएक्टिवेटेड बोलेंगे। फिर एक पॉइंट आएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कि वो अपने पीक पे काम करेगा, यू नो। फिर एक टाइम आएगा कि उससे ज्यादा आपने हीट कर दिया उसे, तो वो फिर से डीएक्टिवेट होते होते इतना ज्यादा हीटिंग करने की वजह से टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। ओके, तो 3 पार्ट है, इनएक्टिवेशन, पीक पॉइंट या ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंड डीनेचुरेशन। इसका एग्जांपल है, मान लो आपके बॉडी में जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, मेल्टेज, सुक्रेज, प्रोटीनेज, ट्रिप्सिनोजन, ये सब क्या है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स है या डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ये हमारे बॉडी पे बेसिक टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, नाउ की बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस,
ये इतने पे काम करता है। पर अगर अब अभी हम हिमालय में चले जाएं, वहाँ की टेम्परेचर कम होगा 1 डिग्री 2 डिग्री, तो हमारा एडजस्टमेंट प्रॉपर है। और मान लो मैं वही एक रिजल्ट में चले जाऊँ, वहाँ पे टेम्परेचर 40 के आसपास है, 45, तो अगर जो एंजाइम्स है वो कोऑगुलेट या टूट जाएंगे। नाउ एक पॉइंट नेचुरल। अब दो concept है। अगर हम हर 10 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम मतलब एक फिक्स पॉइंट से हीटिंग करें एंजाइम को, तो कुछ पॉइंट तक उसका एक्टिविटी जो है वो 2x टाइम बढ़ेगा, और हर 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करने पे उसकी एंजाइम एक्टिविटी आधी हो जाएगी। ओके, हर 10 डिग्री पे वो 2x हो जाएगा, हर 10 डिग्री कम करने से उसकी एंजाइम एक्टिविटी हाफ हो जाएगी। ये यहाँ पे आ जाएगा हाफ, ये गलत है। ओके, तो हर 10 डिग्री सेल्सियस पे उसकी एंजाइम एक्टिविटी आधी, हर 10 डिग्री सेल्सियस पे उसकी एंजाइम एक्टिविटी बढ़ाने से 2x हो जाएगी। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है, एट 20 डिग्री सेल्सियस द एंजाइम एक्टिविटी इज 4। 20 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम की एक्टिविटी 4 है। फाइंड द एंजाइम एक्टिविटी एट 40 डिग्री सेल्सियस। और 20 पे कितना है, 4, तो 30 पे कितना हो जाएगा, मैंने बोला हर 10 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 20 पे अगर 4 है तो 30 पे कितना हो जाएगा, 4 into 2, क्योंकि 4 का ट्वाइस होगा, ऐसा नहीं होगा कि 0 से काउंट होगा। तो नंबर यहाँ 4 दिया है, इसलिए हम इसको 4 को काउंट करेंगे, तो 4 का ट्वाइस हो जाएगा। 4 का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 8। और फिर हमें 40 तक लेके जाना है। ओके, at 40 डिग्री सेल्सियस एंजाइम एक्टिविटी इज 4 डिग्री सेल्सियस, what will be the enzyme activity at Celsius? What will be the, ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गलत है। इसमें क्वेश्चन ये है कि 40 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल बी इट एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, 40 डिग्री पे 4x है, तो 20 डिग्री पे कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो 40 पे 4 है, 30 पे कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है हर 10 डिग्री कम करने पे वो हाफ हो जाता है। तो 30 पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जैसे ही हम उसको 20 पे लेके जाएंगे, हमें उसको 20 तक लेके जाना है, तो 2 का और आधा हो जाएगा, मतलब 1x हो जाएगा। ओके, तो हर 10 डिग्री बढ़ाने पे जितना भी एंजाइम एक्टिविटी होगा उस टाइम पे वो 2x हो जाएगा, और हर 10 डिग्री कम करने पे दैट एंजाइम एक्टिविटी विल बिकम हाफ। ओके, ये वाला फॉर्मूला लगेगा एवरी 10 डिग्री एवरी 10। टाइप, देखो सीधा गया और फिर जाके कांस्टेंट हो गया, वैसा कैसे हुआ। ओके,
लो उसका कैसे होता है? इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन increases the velocity of enzyme action. The reaction reaches to its maximum velocity Vmax, which would be constant even after we increase the substrate concentration. कहने का मतलब अगर मेरे पास 10 एंजाइम है, एग्जांपल समझो, और मेरे पास एक सबस्ट्रेट है, तो रिएक्शन का डायरेक्शन ऐसा होगा, ग्रो करता रहेगा। अब जैसे जैसे मैं इसके अंदर सबस्ट्रेट ऐड करूंगा, 1 से 2 किया, 3 किया, तब तक रिएक्शन बढ़ता ही रहेगा। 5, 6, 7, 8, 9 कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक 10 सबस्ट्रेट ना हो जाए। जैसे ही 10 के बाद मैंने 11वां सबस्ट्रेट डाला, अब रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंजाइम 10 है। इसको एग्जांपल ऐसे समझो कि एंजाइम जो है यहाँ पे मेल्स है, और सबस्ट्रेट कितने हैं, धीरे धीरे एक एक ऐड करें, वो मेल को शादी, तब तक वो 10 एंजाइम जब तक फ्री नहीं हो जाता, तब तक हम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकते। तो यही कॉन्सेप्ट है। एंजाइम और सबस्ट्रेट फिक्स पॉइंट तक जितना एंजाइम सफिशिएंट है, खाली है, तब तक तो वो इंक्रीज करेगा, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। ओके, एक फिक्स पॉइंट के बाद जाने के बाद सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंड इसका ग्राफ जो है वो सिग्मॉइड शेप का है। ओके, क्या हो गया? इज एवरीथिंग ओके? आपको समझ में आ रहा है? Now we'll study mechanism of action. लो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कैसे बॉन्ड कर सकता है, तो इसके लिए दो थ्योरी दी है। पहला है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। इट वाज गिवन बाय एमिल फिशर इन 1894। एमिल फिशर ने बोला कि the theory explained that substrate is the key and has its own fixed enzyme, जिसको लॉक बोलते हैं। एंजाइम लॉक है, सबस्ट्रेट की है, एंड दोनों एक दूसरे को ही बाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, back and is and activate for group is called substrate. Reaction come in contact with the buttressing group. Active site changes to bring catalytic group opposite to S for bonds to be broken or formed. तो एक कैटालिटिक पार्ट है जहाँ पे रिएक्शन होगी, और एक बटरेसिंग ग्रुप है जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने में मदद करता है। तो जब तक बाइंडिंग नहीं होगी तब तक कैटालिटिक ग्रुप नहीं होगी। तो जैसे ही बटरेसिंग ग्रुप ने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया, वैसे ही कैटालाइजिंग ग्रुप अपना एक्टिवेशन या अपना काम शुरू कर देता है। तो दो हमने हाइपोथेसिस देखे। अब हम इनहिबिटर्स पढ़ेंगे। एंजाइम चार चीजों पे डिपेंड करता है: टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, एंड आखिरी वाला इनहिबिटर। ना इनहिबिटर का मतलब क्या? कोई भी एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स करता है उसके इनहिबिटर पे वो काम करेगा कि नहीं। हर एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स के हमारे पास इनहिबिटर्स हैं, तो हम उस इनहिबिटर्स के थ्रू एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर मुझे कोई रिएक्शन को हद से ज्यादा स्लो करनी है, तो उसमें इनहिबिटर डाल दूंगा जो एंजाइम को काम ही नहीं करने देगा और रिएक्शन का टाइम कम कर देगा। अगर मेरे पास कोई रिएक्शन फास्टर करना है, तो मैं इनहिबिटर नहीं यूज करूंगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन की स्पीड बढ़ा सके। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। इनहिबिटर्स दो टाइप के हैं:
कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर. ओके, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव. नॉन कॉम्पिटेटिव फर्दर दो टाइप का है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. नॉन कॉम्पिटेटिव फर्दर दो टाइप का है, रिवर्सिबल एंड इनहिबिटर. ये जो है केएम वैल्यू बढ़ा देती है. कहने का मतलब यहाँ पे एक एंजाइम है, उससे बाइंड करने के लिए एक खुद अपना सबस्ट्रेट है और एक इनहिबिटर है. तो दोनों में पॉसिबिलिटी है किसी को भी एंजाइम मिल सकता है. अगर सबस्ट्रेट को मिल जाए तो रिएक्शन हो जाएगी, अगर इनहिबिटर को एंजाइम मिल गई तो रिएक्शन नहीं होगी. तो इसमें 50-50% चांस है सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों का बाइंड करने का. दिस इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट. ओके. नाउ पर इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव डालने की वजह से टाइम पीरियड आ रहा है. केएम वैल्यू इज टाइम पीरियड, केएम इज वी मैक्स बाय 2. तो केएम करने में केएम की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी सबस्ट्रेट की एफिनिटी कम होगी. concentration at which chemical reaction is catalyzed and at which chemical reaction catalyzed by enzymes half of कैसी कॉन्सेंट्रेशन है केमिकल रिएक्शन में जो एंजाइम से कैटालाइज होती है और वो हाफ ऑफ इट्स वी मैक्स हो जाती है. जैसे विदाउट इनहिबिटर के सबस्ट्रेट ने रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऐसे खत्म किया, ये उसका वी मैक्स है. पर इनहिबिटर की वजह से अब उसको थोड़ा टाइम लगा और अपना रिएक्शन खत्म किया, बट थोड़ा टाइम लगा. तो ये जो डिस्टेंस है उसको टाइम ज्यादा लग गया. ये उसका पहले का हाफ टाइम है, ये उसका दूसरा हाफ टाइम, तो इतना हाफ टाइम बढ़ गया. दिस दिस रेड कलर पार्ट is the extra time which substrate needed to complete the reaction. This is called as Km की वैल्यू बढ़ जाना. तो कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल में हमेशा Km की वैल्यू Km की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसके कारण वी मैक्स कॉन्स्टेंट रहता है और Km की वैल्यू बढ़ जाती है. ये आपको याद रखना पड़ेगा. वी मैक्स कांस्टेंट रहता है एंड Km की वैल्यू बढ़ जाती है. देखो वी मैक्स तो कांस्टेंट है, वो अपना पीक अटेंड कर रहा है, दिस इज वी मैक्स, बट उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो डेट इज वी मैक्स. इसका एग्जांपल दूं, मेरे पास 10 एंजाइम है, 10 सबस्ट्रेट है और 10 इनहिबिटर है. तो मेरे पास चांसेस है 50-50. 5 एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहे, 5 इनहिबिटर के साथ. तो मेरा रिएक्शन टाइम जो पहले 10 एंजाइम को 10 सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर रहा था, अब वो 5-5 का हो गया. तो मेरा टाइम जो पहले 4 मिनट लग रहा था, अब 10 प्रोडक्ट पाने के लिए मुझे 8 मिनट लगेगा. देखो पहले क्या था, 10 एंजाइम, 10 सबस्ट्रेट, 10 प्रोडक्ट, 4 मिनट. पर अब क्योंकि 5 इनहिबिटर के साथ चल गया, तो 5 एंजाइम 5 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा 4 मिनट में, फिर अगला फिर से रिएक्शन शुरू होगा, फिर उसमें अगले 5 का होगा. तो मतलब हमें अब 8 मिनट लग रहे हैं. तो हमारा Km की वैल्यू डेफिनेटली बढ़ गई 50 टाइम. तो यही कॉन्सेप्ट है, अगर इनहिबिटर है तो सबस्ट्रेट एक्टिविटी कम हो जाती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. अगर आपको उसमें कुछ नहीं समझा हो तो बस इतना ये ग्राफ याद रखना है. ये Km कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का ग्राफ है, जिसके अंदर वी मैक्स बढ़ जाता है, सॉरी वी मैक्स कांस्टेंट रहता है एंड Km की वैल्यू बढ़ जाती है. ओके. तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का आप विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके. यहाँ तक एक बार आप एनसीईआरटी से रीड करके आना. ओके फाइन. थैंक यू.